हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संगमपुर गांव में फुलवा और गायत्री नाम की दो बुढ़िया रहा करती थी। दोनों का घर एक दूसरे के सामने था। गायत्री बुढ़िया जहां दिमाग की तेज थी, वहीं फुलवा थोड़े मोटे दिमाग की थी। उसे जल्दी कोई बात समझ में ही नहीं आती। एक दिन फुलवा अपने घर के अंदर बैठी मिठाई बना रही होती है। अरे वाह, मेरे मिठाई बनाने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। आज की मिठाई मैं किसी को नहीं दूंगी, केवल खुद ही खाऊंगी। हर बार यही होता है कि मिठाई मैं बनाती हूँ और खा कोई और जाता है, लेकिन इस बार मैं अपनी मिठाई किसी को नहीं दूंगी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मजा ही आ गया। फुलवा काकी मिठाई बना ही रही होती है कि तभी उनका पड़ोसी भोलू, जो कि 50 साल का होता है और खाने का बहुत ही शौकीन होता है, उसे आवाज लगाते हुए घर आता है। अरे फुलवा काकी कहाँ हो? अरे लो, मैं बाहर आपको आवाज लगा रहा हूँ और आप यहाँ बैठी हो। ओहो, मिठाई बनाई जा रही है, तभी कहो ये देसी घी की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे ओ काकी, क्या तुम मुझे मिठाई चखने को दोगी? मिठाई देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया जी। अरे ओ भोला, तेरा सिर्फ नाम ही भोला है, बाकी है तो तू बहुत चतुर। तुझे पता है कि मैं हर मंगलवार को मिठाई बनाती हूँ, इसीलिए तू जानकर उसी समय मेरे घर आता है ताकि तुझे मिठाई खाने को मिल जाए। लेकिन आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा, बता रही हूँ मैं। अरे काकी, तुम कैसे बातें कर रही हो? मैं तुमको पेटू नजर आता हूँ का? अरे मैं तो सच में काम से ही आया था, लेकिन तुमने मिठाई देख कर ना मन फिसल गया है जी। आप थोड़े बहुत मिठाई खिला ही दीजिए। अरे गांव में आप जैसे अच्छे मिठाई कौन ही बना पाता है, इसलिए ना थोड़ी बहुत खिला दीजिए। खाने को ना सही, थोड़ा चखने को ही दे दीजिए ना। आप तो हमारी प्यारी सी अच्छी सी काकी हो ना, आप तो दे ही सकती हो। बिल्कुल नहीं, मैं तुझे आज मिठाई चखने को भी नहीं दूंगी। खाना तो बहुत दूर की बात है, हमेशा तू ऐसे ही लालच दिखाता रहता है। बूढ़ा होने को आया है और चटोरापन बिल्कुल बच्चों जैसा है। अरे काके, तुमसे मिठाई का मांग ले, तुम तो बेइज्जती के ऊपर उतर आई यार। इतनी बेइज्जती तो हमारी मेहरारू भी नहीं की होगी कभी। अगर मैं तुमको चटोरा दिखाई दे ही रहा हूँ तो दे दो ना। अरे थोड़ी सी मिठाई दे दोगे तो बच्चे की दुआ लगेगी। दिखाई नहीं दे रहा है, तू है चटोरा। आज मैं तुझे मिठाई नहीं देने वाली हूँ, जा भाग यहाँ से। जब देखो तब टपक जाता है मेरे घर अपना मुंह उठाए। जा भाग मेरे घर से। ये मोटे दिमाग की बुढ़िया ना मुझे ऐसे मिठाई नहीं देगी, कुछ और करना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, जा ही रहा हूँ, रखो अपनी मिठाई अपने पास। हमको भी यहाँ खड़े होकर अपनी बेइज्जती करवाने का शौक नहीं है, उसके लिए हमारी मेहरारू और हमारी पुटो दोनों ही काफी है। ठीक है, चलते हैं। भोलू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ गांव की चंपा नाम की एक औरत आती है, जो कि बहुत ही गरीब थी। उसी भी फुलवा के घर से अच्छी मिठाई की खुशबू आती है और वो फुलवा काकी के घर के आगे खड़ी होकर आवाज लगाती है। अरे ओ फुलवा काकी, क्या बना रही हो? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो। चंपा की आवाज सुनकर फुलवा घर से बाहर आती है। ओ भिखारन, तू फिर आ गई भीख मांगने। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे घर भीख मांगने मत आया कर, तुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जा भाग यहाँ से। वो काकी, मैं भिखारन नहीं बल्कि एक गरीब औरत हूँ, 2 दिन की भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तुझे समझ नहीं आता है, मैंने बोला ना कि मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। जा भाग मेरे घर से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए। झूठ काहे बोल रही हो काकी? तुम्हारे घर से मिठाई की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे मोतीचूर के लड्डू बने हो। नाक तो इस भिखारन की इतनी तेज है कि बिना देखे ही बता दिया कि मैं क्या बना रही हूँ। हाँ, बनाए हैं मैंने मोतीचूर के लड्डू, लेकिन तेरे लिए नहीं है। वो लड्डू मैंने सिर्फ अपने लिए बनाए हैं, वो मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। काकी, 2 ही लड्डू दे दो,
कम से कम वो खाकर पानी तो पी लूंगी, कुछ तो जाएगा पेट में। इतनी भी बेरहम मत बनो काकी। नहीं तो नहीं बोला ना, समझ में नहीं आता है तुझे। जा यहाँ से, वरना तुझे झाड़ू मार मार कर भगाऊंगी। भाग यहाँ से। आज समझ में आया बुढ़िया कि तुझे सब मोटे दिमाग वाली बुढ़िया क्यों कहते हैं, क्योंकि तू है ही मोटे दिमाग की, जिसे कुछ भी समझ नहीं आता है। चंपा काकी को सुनाकर चली जाती है और फुलवा अंदर जाकर फिर से मिठाई बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसकी पड़ोसन गायत्री अपने घर के आंगन में झाड़ू लगाने के लिए बाहर आती है। तभी उसे मिठाई की खुशबू आती है। हाय, क्या खुशबू आ रही है। लगता है कहीं किसी के यहाँ मोतीचूर के लड्डू बन रहे हैं। मिठाई का नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आने लगता है। किसके घर से आ रही है ये खुशबू, जरा देखूं तो। गायत्री मिठाई की खुशबू सूंघती हुई फुलवा के घर पहुंचती है और उसे मिठाई बनाते देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो कहती है, फुलवा बहन, तुम मिठाई बना रही हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा मुझे भी खिला दो। आज तुम्हारे मुंह से इतने प्यारे शब्द कैसे निकल रहे हैं मेरे लिए। वैसे तो तुम मुझे मोटा दिमाग का बोलती हो ना। ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। तुम तो बहुत दिमाग वाली हो, तभी तो इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनाती हो। अब चखा भी दो जरा सा। तुम चुपचाप अपना रास्ता नापो, मैं तुम्हें सूंघने के लिए भी ना दूं मिठाई। भागो मेरे घर से। मिठाई के लालच में मुझे प्यार दिखा रही है, जल कुकड़ी कहीं की। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ। अपनी मिठाई अपने पास रख। इतनी बेइज्जती करने के बाद कौन खाएगा तेरी मिठाई। गायत्री वहाँ से चली जाती है और फुलवा अपनी मिठाई बनाकर उसे रसोई में ढककर टाइट होने के लिए रख देती है और खुद आराम से सो जाती है। सुबह जब वो मिठाई लेने जाती है तो वहाँ मिठाई ना देखकर वो रोने लगती है। हाय राम, मेरी मिठाई कौन ले गया। कल मिठाई बनाते बनाते मेरी कमर टूट गई और आज उसकी चोरी हो गई। मैं अभी मुखिया जी को बताती हूँ। फुलवा भागते हुए मुखिया रामचंद्र के घर आती है। मुखिया जी, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे घर चोरी हो गई। कल पूरे दिन बैठकर मैंने मिठाई बनाई और रात में चोरी कर ले गए उसे। अब मैं क्या करूं मुखिया जी। शांत हो जाओ फुलवा काकी, हम जल्दी ही इस चोर का पता लगाएंगे जिसने आपकी मिठाई चोरी करी है। आपको किसी पर शक है क्या? अगर है तो हमें बताओ। मुखिया जी, मुझे अपनी पड़ोसन गायत्री पर शक है। उसी ने मेरी मिठाई चोरी की है, क्योंकि वही आखिरी बार आई थी मेरे घर और मुझसे मिठाई मांग रही थी, लेकिन मैंने नहीं दी। यही तो गलत कर दिया आपने। अगर दे दिया होता तो सारी मिठाई तो चोरी नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी उनको भी बुलाकर पूछता हूँ। मुखिया अपने घर के नौकर को भेजकर गायत्री को अपने घर बुलवाता है। गायत्री काकी, फुलवा काकी का कहना है आपने इनके लड्डू चोरी किए हैं कल रात को। बताइए, क्या ये सच बात है? नहीं मुखिया जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने इससे मिठाई मांगी थी, क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दूसरों के घर में मिठाई चोरी करूँगी। मुखिया जी, ये झूठ बोल रही है। यही मेरे घर आई थी और बार बार मिठाई मांग रही थी। आखिरी बार यही आई थी मेरे घर और ये मुझसे बहुत जलती भी है। मैं सच बोल रही हूँ मुखिया जी, मुझ पर विश्वास कीजिए। गायत्री सबके सामने जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद मुखिया सबको अपने घर भेज देता है। फुलवा निराश होकर अपने घर में बैठी थी। तभी थोड़ी देर बाद मुखिया अपने नौकरों के साथ मिठाई का सामान लेकर उसके घर आता है। काकी, मन छोटा मत करो और इस सामान से दूसरी मिठाई बना लो। चोर आपकी मिठाई ही तो चोरी करके ले गया है, आपका हुनर थोड़ी ना ले गया है। आप दूसरी मिठाई बना लो। मिठाई का सामान पाकर फुलवा खुश हो जाती है और दोबारा से मिठाई बनाने लगती है। उसकी खुशबू फिर से पूरे गांव में फैल जाती है। तभी एक अनजान इंसान खिड़की से उस पर नजर रख रहा होता है और वो जैसे ही फिर से मिठाई बनाकर रसोई में रखकर सो जाती है तो वो चोर फिर से उसकी मिठाई चोरी करके भागने की कोशिश करता है। लेकिन गायत्री उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है
और अपने घर से ही झाड़ू फेंक कर मारती है, जिससे वो चोर जमीन पर गिर जाता है। तब तक गायत्री सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है और फुलवा जैसे ही चोर के मुंह से कपड़ा हटाती है तो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो मिठाई चोर और कोई नहीं बल्कि उसी के गांव की गरीब औरत चंपा होती है। चंपा, तू मिठाई चोर है, तूने मेरी मिठाई चोरी करी है। हाँ, मैंने ही की चोरी, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने कितनी बार मिठाई मांगी लेकिन तुमने मुझे नहीं दी। मेरा बच्चा बीमार है और भूखा है, उसे कुछ मीठा खाने का मन था, इसीलिए मुझे ये चोरी करनी पड़ी। तुझे पूरे गांव में मेरी मिठाई ही मिली थी चोरी करने को, तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी। चोरी चोरी ही होती है, फिर चाहे वो खाने की हो या किसी और चीज की। मुझे छोड़ दो, जाने दो, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा इंतजार कर रहा होगा वो। अगर आप सबको भरोसा न हो तो खुद चलकर देख लीजिए। सभी चंपा के घर जाते हैं और उसके बच्चे को बीमारी और भूख से तड़पता हुआ देखकर सभी को उस पर दया आ जाती है, जिसके बाद किसी को भी अपनी मिठाई ना देने वाली फुलवा आधी मिठाई चंपा के बेटे को दे देती है और आधी मिठाई गांव वालों के साथ मिल बांट कर खाती है। मोना अपनी मालकिन के घर में काम कर रही थी। मोना की मालकिन सीता काफी अच्छे स्वभाव की थी। सीता कभी भी अपने नौकरों को नौकर नहीं समझती, लेकिन अगर किसी के अंदर अपनी अमीरी का घमंड था तो वो थी सीता की बेटी नीतू। नीतू किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, लेकिन सीता अपनी बेटी नीतू को हमेशा दूसरों की इज्जत करना सिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नीतू मोना को आवाज लगाती है, मोना आंटी, मोना आंटी। क्या हुआ नीतू बिटिया? काका, मोना आंटी कहाँ है? वो तो अभी तक आई नहीं है बिटिया। क्या बात है? कोई बात है तो तुम हमका बोल दो, हम कर देंगे। क्या वो अभी तक काम पर नहीं आई है? आने दो, आज फिर बताती हूँ मैं उनको। नहीं काका, जो काम मोना आंटी से है वो आप नहीं कर पाएंगे, आप जाकर अपने काम कीजिए। ठीक है बिटिया। इस तरह अब गुस्से में आग बबूला होकर नीतू अपने कमरे में बैठी हुई थी और 11 बजे जब मोना आती है तब नीतू उसके पास आती है और उससे कहती है, मोना आंटी, कहाँ थी आप अभी तक? बिटिया, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं उसके साथ अस्पताल गई थी। आपको पता है कि मैं आपकी वजह से आज ऑफिस नहीं गई। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी ही वजह से। आपने मेरी वो ब्लैक वाली ड्रेस कहाँ रखी थी? बिटिया, आपके सामने ही तो उसको ड्राई क्लीन के लिए भेजा था। अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल गई थी। हाँ ठीक है, पर ध्यान रहे कि आगे से आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं आपके पैसे काट लूंगी। नीतू मोना पर भड़क रही थी कि तभी वहाँ नीतू की माँ सीता आती है और नीतू को फटकार लगाते हुए कहती है, नीतू, ये क्या बदतमीजी है? और तुम होती कौन है इसको ऑर्डर देने वाली कि ये कब यहाँ आएगी और कब नहीं? माँ, आपने इन नौकरों को ना अपने सर पर चढ़ा कर रखा है। एक तो लेट आ रही हैं, ऊपर से बहाने भी अपनी बहू के बना रही हैं। ये लेट मेरे कहने पर आई थी और इसको मैंने ही कहा था कि अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखे। सीता की बात सुनकर नीतू अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से गुस्से में तो चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ मोना की मालकिन सीता उससे कहती है, मोना, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे कैसी बात कर रही है मालकिन आप? बच्ची है अभी, वो जाने दो। दोनों के आपस में बात करने के बाद अपने अपने कामों में दोनों व्यस्त हो जाती है और शाम को जब मोना बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि खाना बचा हुआ है। ये देखकर मोना खुद से कहती ये है, खाना तो बच गया है, क्यों ना मैं इसको अपने घर ले जाऊं? वैसे भी बहू को भी पौष्टिक खाने की जरूरत है। नहीं नहीं, ऐसे ले जाना सही नहीं, पहले मैं मालकिन से पूछ लेती हूँ। इस तरह मोना सीता के पास जाकर उससे कहती है, मालकिन, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो ना मोना, क्या कहना है? मालकिन, वो दरअसल घर में खाना बच गया है, तो क्या वो खाना मैं अपनी बहू के लिए ले जाऊं? क्योंकि बहू पेट से है तो उसको पौष्टिक खाने की ज्यादा जरूरत है। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, ले जाओ ना। अपनी मालकिन का इतना बड़ा दिल देखकर मोना को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से मोना अपनी बहू के लिए वो खाना पन्नी में पैक कर लेती है और घर जाकर अपनी बहू वाणी से कहती है, बहू, बहू, जी माँ जी। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। आज मालकिन के घर पर पनीर बना था और पनीर बच गया था तो मैं तेरे लिए ले आई।
मम्मी जी क्या जरूरत थी इन सब की? बहू तू पेट से है और मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं तेरी जिम्मेदारियां बखूबी निभाऊं। अपनी सास की बात सुनकर वानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह दोनों सास बहू मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और अपनी बहू को देखकर मोना के मन में एक ख्याल आता है। मेरी बहू का 7वां महीना चल रहा है, मुझे उसकी गोद भराई करानी चाहिए। अब तो मैं गरीब हूँ, पर फिर भी मुझसे जितना होगा उतना तो मैं कर लूंगी। मोना ये सब सोचते हुए अपने काम पर चली जाती है। अपनी मालकिन के घर जाकर मोना अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, हाँ मोना, मालकिन वो मेरी बहू की गोद भराई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप गरीब की बहू की गोद भराई में आए। अगर आप आएंगी तो मेरी बहू को बहुत अच्छा लगेगा। अरे अरे मोना, ये कहने की बात थोड़ी ना है। मैं और मेरी बेटी तुम्हारी बहू की गोद भराई में जरूर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कब है तुम्हारी बहू की गोद भराई? अगले 2 दिन बाद की है मालकिन। ठीक है, हम आ जाएंगे। इस तरह मोना मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है और शाम को जब नीतू अपने घर आती है तो सीता नीतू से कहती है, नीतू बेटा, परसों वानी की गोद भराई है, इसलिए हम परसों वहाँ जा रहे हैं। नहीं माँ, मैं नहीं जाने वाली इन भिखारियों के घर। इनके घर में ना तो बैठने की जगह होगी और ना ही कुछ खाने पीने का इंतजाम। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने जुबान दे दी है। पर माँ, बस अब मुझे कोई और बहस नहीं चाहिए। इतना बोलकर सीता वहाँ से चली जाती है और नीतू अपना सड़ा सा मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, माँ आप मुझे वहाँ ले जाकर अच्छा नहीं कर रही हैं। आपने जुबान दी है ना। मैं यानी आपकी बेटी नीतू खुद से वादा करती हूँ कि आपके साथ आपकी बेटी उस नौकरानी की बहू की गोद भराई में तो जाएगी, लेकिन उसकी गोद भराई में शामिल होने नहीं, बल्कि उसकी गोद भराई खराब करने। देखते ही देखते अब 2 दिन गुजर जाते हैं। नीतू और सीता दोनों ही मोना के घर जाते हैं। मोना का घर देखकर नीतू अपनी माँ सीता से कहती है, माँ कितना ईयू वाला हाउस है इन लोगों का। नीतू ऐसे नहीं बोलते हैं, गलत बात है। अरे मालकिन, बिटिया आप दोनों आ गई। आइए आइए बैठिए। अरे आंटी, हम यहाँ बैठने थोड़ी आए हैं। आज मैं आपकी मदद करूँगी। बताइए खाना कहाँ बनाना है? अरे बिटिया आप यहाँ आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। और रही खाने की बात, तो वो मेरी बहू ने पहले ही बना दिया। नहीं, मुझे तो फिर भी आपकी मदद करनी है। ठीक है बिटिया। इस तरह मोना नीतू को अपने घर की छोटी सी रसोई दिखाती है। अब क्या था, नीतू उसके हर खाने में नमक मसाला लाल मिर्च डालकर उसे खराब कर देती है, लेकिन ये सब कुछ वानी देख लेती है, पर वो उसको कुछ नहीं बोलती और उसके जाने के बाद वो एक बार फिर से खाना बनाती है। नीतू को मोना के घर में काम करते हुए देखकर सीता को हैरानी होती है और वो हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये यहाँ पर काम कैसे कर रही है? जो लड़की अपने घर में काम नहीं करती, वो अपने नौकर के घर पर उसकी मदद कर रही है। कुछ हजम नहीं हो रही है ये बात। जो भी है, मुझे इस बारे में नीतू से पूछना ही होगा। आखिर वो अब क्या गड़बड़ कर रही है? सीता नीतू से बात करने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर मोना और वाणी पर जाती है, जहाँ वो उन दोनों की बात सुन लेती है। मम्मी जी, नीतू मैडम ने ऐसा क्यों किया होगा? कोई बात नहीं बेटा, वो हमारी मालकिन है। शायद उनको हमारा स्वागत अच्छा नहीं लगा हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। क्या किया है नीतू ने? अरे मालकिन आप। नीतू ने क्या किया है? मोना बताओ मुझे तो पहले से इस पर शक हो रहा था। वो तुमसे इतनी घुली मुली जो थी, जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। मालकिन, नीतू मैडम ने पूरे खाने को बर्बाद कर दिया। क्या? मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। नहीं मालकिन, रुक जाइए, बच्ची है, प्लीज उसको कुछ मत कहिए। हाँ मालकिन, कुछ मत कीजिए। सीता उन दोनों की बात मान जाती है और उस समय वो नीतू को कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी मेहमान आने शुरू होते हैं। तभी नीतू की ड्रेस कील में फंसकर फट जाती है। ये देखकर वाणी अपने दुपट्टे से नीतू को ढकती है और उसको अपना सूट पहनने को देती है। गरीब है फिर भी इतना बड़ा दिल है। ये देखकर नीतू को अपने किए पर पछतावा होता है और वो वाणी से नजर झुकाए माफी मांगते हुए कहती है, वाणी मुझे माफ कर दो। पर क्यों? मैंने तुम्हारी गोद भराई खराब करने की कोशिश की है, इसलिए। मैं जानती हूँ मैडम, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और दोबारा खाना बना लिया। जब तुम सारी बातें जानती थी तो तुम मुझे। मैडम, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी कितनी इज्जत है। अगर गलती से भी किसी को ये पता चल जाता कि आपने ऐसा किया है, तो आपके साथ साथ आपके घर परिवार
और सीता मैडम की इज्जत पर भी आंच आ जाती। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर सीता और मोना आती है और नीतू को वाणी से बात करता हुआ देखकर सीता कहती है, मुझे तो तेरी करतूतों पर पहले से ही शक हो रहा था। मैं तेरे पास आ भी रही थी, लेकिन शुक्र मना इन दोनों का। इन दोनों ने मुझे वहीं रोक लिया, वरना मैं तुझे सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारने वाली थी। माँ, आंटी, मेरी वजह से ही ये गोद भराई खराब हुई है ना, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं वानी दीदी की गोद भराई अपने घर करवाऊंगी। अब क्या था, नीतू को अकल आ जाती है और वो अपनी गरीब बहू की गोद भराई अपने बड़े से घर में बड़ी धूमधाम से सफल करवाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।